नमस्कार, राम राम सर। विक्स क्लासेस की ग्रामर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज़ के 2-3 क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम मेन ग्रामर में एंटर करेंगे। जब भी हम ग्रामर पढ़ रहे होंगे, आई विल नॉट गो मच इनटू टेक्निकल टर्म्स। मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा। उन चीज़ों का यूज़ क्या होता है जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उसमें हम लोग देखेंगे ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। सो लेट्स बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर व्हाट वी आर स्टडिंग, उसकी उपयोगिता क्या है और उसको इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ने और समझने में हमारी कहाँ से हेल्प मिल सकती है और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में हमारी कहाँ से हेल्प हो सकती है। तो आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर पाएँ और आपके ट्यूटर की भी हेल्प कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8 जिनका हमने बेसिक ओवरव्यू लिया। नाउन होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा। पीपीटी पर्सन, प्लेस, थिंग, चीज़ें 2 कैटेगरी में आती हैं, टैंजिबल और इंटैंजिबल। नेमिंग वर्ड भी कहते हैं क्योंकि जो चीज़ हम जिसको नाम दे देते हैं, भले हम उसे देख सके नहीं देख सके, उसको एक नाम दे देते हैं हम उसको, इसलिए हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। प्रोनाउन उसकी जगह आता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन प्रोनाउन मूल रूप से एक ही होता है क्योंकि प्रोनाउन उसी की जगह आ रहा होता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है, यानी 1 और 2 में कुछ ऐड करेगा। और वर्ब कर्ता का कार्य यानी सब्जेक्ट का कार्य बताएगा, प्लस टेंस का निर्माण करेगा। जो टेंस का निर्माण करेगी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो कर्ता का कार्य बताए, एक्शन बताए, उसको हम बोलेंगे मेन वर्ब। ये बेसिक डिस्टिंक्शन है। अभी हम बेसिक चीज़ों पे जाएंगे, नॉट इन टेक्निकल टर्म्स। वैसे वर्ब का जब हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एडवर्ब। 3 काम करता है, वर्ब में जोड़ेगा, एडवर्ब में जोड़ेगा और एडजेक्टिव में। यानी वो 3, 4, 5 में जोड़ता है। 3 एडजेक्टिव, 4 नंबर पे वर्ब और 5 नंबर पे खुद एडवर्ब। ये 3, 4, 5 में जोड़ेगा। ये 2 जोड़ने का काम करते हैं। तो 2 तो चीज़ें होती हैं, मूल नाउन और प्रोनाउन। वो तो मूल रूप से होते ही हैं, उनका तो एग्जिस्टेंस है, और उन एग्जिस्टेंस के उनके अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका जो एक्शन है, कार्यात्मक चीज़ है, वो आपके वर्ब हो जाती है। फिर जो कार्य में, गुण में, और जो आपके कार्य का जो गुण है उसमें जोड़े, वो आपका एडवर्ब हो जाता है। 3, 4, 5 में जोड़ता है। तो जोड़ने वाले दूसरे शब्दों के अर्थ में जोड़ने वाले 2 ही हैं। 2 हैं जो मूल रूप से होते हैं। एक एक्शन बताएगा, स्थिति बताएगा। 2 वो होंगे जो जो जोड़ने का काम करेंगे। व्यक्ति वस्तु में जोड़ेगा, वो आपका नाउन प्रोनाउन में जोड़ेगा, वो एडजेक्टिव होगा। वर्ब में, एडवर्ब में और एडजेक्टिव में जोड़ेगा, यानी कि क्रिया विशेषण में और क्रिया में जो जोड़ेगा वो हम बोलेंगे उसको एडवर्ब बोलेंगे। खुद भी क्रिया विशेषण के तौर पे ही जाना जाता है हिंदी में। अब 2 ऐसे आएंगे जो जोड़ने का काम करते हैं आपस में, जो तालमेल बिठाए, संबंध बताए, उसको प्रीपोजिशन बोलेंगे, और आपस में कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, उसको कंजंक्शन बोलेंगे। शब्दों और वाक्यों को इंटरजेक्शंस, इमोशंस बताते हैं, बिल्कुल ही अलग कहानी है। अब हम आते हैं नाउन पर। नाउन जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि भैया ये मुझे किसी भी सेंटेंस में, स्पीच में दिखाई कहाँ कहाँ देगा। अगेन आप शूट उसी को कर सकते हैं जिसको आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लें। फिर लोकेशन आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ कहाँ दिखता है, ताकि मैं उसको समझ पाऊँ। तो मान लीजिए अगर मुझे नाउन से संबंधित प्रॉब्लम को हैंडल करना है तो मेरी नज़र पर्टिकुलर जगह पे जानी चाहिए, सो दैट आई कैन शूट इट। सो जो नाउन की स्थिति का अध्ययन होता है उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं नाउन केस। तो आज चलिए नाउन केस का अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। नाउन जो है वो सेंटेंस में 4 स्थितियों में आपको दिखाई देगा मूल रूप से। पहला है आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, तीसरा आपका पजेसिव या जेनेटिव केस, और चौथा है वोकेटिव केस। जो चौथा है ये संबोधन से संबंधित है, इसलिए इसका हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम इन 3 स्थितियों की बात करेंगे पहले। तो पहला है आपका सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का अध्ययन करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस का अध्ययन करें उससे पहले हम सब्जेक्ट का अध्ययन कर लेते हैं कि चलो ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है बाद में देखेंगे, पहले देख लें सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का अध्ययन करते समय मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, कम हियर, गो देयर, थैंक यू वेरी मच। ये 3-4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। कम हियर, गो देयर, थैंक यू वेरी मच। जब हम देखते हैं तो इसमें ये सीधे वर्ब से शुरू हो रहे हैं तीनों सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण होते हैं। अगर मैं बोलूँगा यू
कम हियर, मैं बोलूँगा कम हियर तो इसका अर्थ होगा यू कम हियर, यू गो देयर, आई या वी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच का सब्जेक्ट आई या वी होता है, क्योंकि हम आपको धन्यवाद देते हैं सामने वाले को। यू थैंक यू वेरी मच तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो हिडन है, तो पहली चीज़ तो ये सामने निकल के आती है कि सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है। सब्जेक्ट का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो कल हमने डिस्कस किए थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इनका सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन यू होता है जो कि हिडन रहता है। तो भले ही सब्जेक्ट हिडन हो, भले ही हो, लेकिन बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव है नहीं, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। कई बार स्थिति क्या होती है कि आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता, कई बार आपके पास स्थिति क्या होती है, आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कर्ता नहीं होता। कर्ता यानी डूअर, कार्य को करने वाला। बहुत से कार्य इस जगत में ऐसे भी होते हैं जो स्वतः होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, 6 बज गए, 12 बज गए, आपने और मैंने 12 नहीं बजाई किसी की, लेकिन 12 बज गई। दिन में एक बार तो 2 बार तो बजती है ना, घड़ी भी 2 बार 12 बजाती है, रात में और दिन में। तो ये जो कार्य जो स्वतः होते हैं, जिनमें कोई कर्ता नहीं होता, डूअर नहीं होता, तो इनके लिए चूंकि इंग्लिश का सिद्धांत ये कहता है कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है, तो यहाँ पे हम डमी, sorry, I think it's not rubbed off, dummy या ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। ग्रामेटिकल या डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। तो इट जो होता है वो आपका ग्रामेटिकल या डमी सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं, इट इज रेनिंग, it is raining, it is 6 o'clock, it is hot outside, इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो आपके सेंटेंस होते हैं, ये कार्य स्वतः होते हैं, इन कार्यों में स्वतः होते हैं, तो इनमें डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। इट हमेशा, कई लोग इसे इम्पर्सनल वर्ब का सब्जेक्ट भी कहते हैं, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, बट दिस इज ए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट फॉर थिंग्स विच हैपन ऑटोमेटिकली। अब हम आते हैं ऐसी चीज़ पे, जैसे हमारे पास 2 चीज़ें आ गई कि भैया सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है। तो सेंटेंस कई बार बड़े लेंदी होते हैं, उन लेंदी सेंटेंसेज में हमें सब्जेक्ट को पहचानना होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मूल सिद्धांत होता है। अभी जो आप समझने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे चैप्टर में, जिसे आप सिंटेक्स एरर के नाम से भी जानते हैं, केवल यही सिद्धांत काम करेगा। इसको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक है, सडन चेंजेस इन द पर्सपेक्टिव अराउंड द एपिडेमिक हैज या हैव चेंज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कुछ बदलाव आए हैं बहुत तेजी से पर्सपेक्टिव में, इस एपिडेमिक के आसपास जो आपके जो पर्सपेक्टिव हैं, उसने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल के रख दिया है। ये एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में 2 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट पार्ट, एक वो हिस्सा होता है जो वर्ब से शुरू होता है, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट पार्ट। देखिए, आज और कल की जो क्लास है बहुत छोटी सी, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये पूरी जो एक स्टेटमेंट आप देखते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल बदल के रख देगा। अब अगर किसी एक सामान्य स्टूडेंट के जो कोचिंग कर चुके हैं या जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत रीडिंग का है, वो पकड़ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जैसे क्लास में फीडबैक लेता तो मोर देन 50% कहते हैं यहाँ पे है जाएगा, क्योंकि इसके पास एक एपिडेमिक करके नाउन रखा हुआ है, तो उनको लगता है कि इसका सब्जेक्ट ये है, जबकि ऐसी रियलिटी
नहीं है। किसी भी सेंटेंस में जो बड़े होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं जैसे स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस हैं, ये 10वीं 12वीं वाले एग्जाम्स में आते हैं, MTS जो आपका SSC का है, और ये जो बड़े वाले सेंटेंस है SSC मेंस, बैंकिंग, बैंक PO ऐसे में आ जाते हैं। वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन 1-2 आते ही हैं किसी भी हालत में। ये बड़ा ही सिंटेक्स एरर एक मेन एरिया होता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस आ जाए जिसको आप वर्ब के पास से डिवाइड कर लीजिए, और उसमें अगर आपको सेंटेंस को के सब्जेक्ट का पता करना है तो वर्ब के ठीक पहले आप क्या रखेंगे, हु या व्हाट। ऐसी क्या चीज है जिसने पूरी राजनीति को बदल के रख दिया है? अचानक ने, बदलाव ने, पर्सपेक्टिव ने, अराउंड ने, या महामारी ने? बदलाव ने। महामारी के आसपास जो पर्सपेक्टिव में जो चेंजेस आए हैं, तो इन बदलाव ने, चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो अब क्या है, चेंजेस। तो अगर हमारा सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वर्ब हमारी बहुवचन होगी, अगर एक वचन है तो एक वचन होगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ब के ठीक पहले हम रखते हैं हु या व्हाट। तो ऐसी क्या चीज है जो पूरी दुनिया की राजनीति को बदल के रख दिया है? बदलाव ने। किसमें? पर्सपेक्टिव में। बाकी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस होता है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड। तो अगर आपका सब्जेक्ट वर्ड अगर एक वचन है तो वर्ब एक वचन आएगी, और अगर बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन आएगी। तो 2-3 चीजें यहाँ पे नोटिस करने की है। वर्ब से पहले का पूरा पार्ट सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। सब्जेक्ट पार्ट में जरूरी नहीं है कि जो वर्ब के पास रखा हुआ हो शब्द हो वही उसका सब्जेक्ट हो। इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी सिंटेक्स एरर में। लेकिन हो सकता है सब्जेक्ट उससे पहले भी रखा हो। सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम वर्ब से पहले क्या रखेंगे, हु या व्हाट। हु होता है क्या, हु होता है कौन, और व्हाट होता है क्या। तो कौन व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, क्या वस्तु की तरफ। तो कौन और क्या को इंग्लिश में ग्रामर में रिप्रेजेंट करता है नाउन। व्यक्ति या वस्तु को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो दूसरी चीज जो निकल के आई वो ये निकल के आई कि किसी भी सेंटेंस में मूल रूप से आपका जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन ही होगा। और एक बार पुनः हम सब्जेक्ट की परिभाषा पे जाते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को जब हम डिफाइन कर रहे थे, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेता है। व्यक्ति या वस्तु यानी नाउन का नाम लेता है। तो अल्टीमेटली मूल रूप से हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन। यानी या फिर नाउन की जगह है कोई शब्द, प्रोनाउन। तो 2 चीजें, मूल रूप से सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। पहला वर्ब का पता करने सब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब के ठीक पहले हम हु या व्हाट रखते हैं। वर्ब के पास रखा हुआ नाउन जरूरी नहीं है हमारा सब्जेक्ट हो। अब ऐसी स्थिति में जब एक छोटी सी हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 सेंटेंसेस और हैं जिनको हमें एनालाइज करना है। फ्लाइंग काइट्स इज नॉट या आर नॉट इजी फॉर हिम। उसके लिए क्या आसान नहीं है, फ्लाइंग या काइट्स। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पता लगता है फ्लाइंग इज नॉट इजी, यानी हमारा सब्जेक्ट कौन है, फ्लाइंग। तो यहाँ पे आर के बजाय हमारे पास क्या आएगा, इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट काइट्स नहीं है, फ्लाइंग है। तो अभी यहाँ पे इसको पढ़ते ही बच्चा फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन में चला जाता है। टीचर का काम ही होता है पहले कंफ्यूज करे फिर उसको क्लैरिफाई करे ताकि कंफ्यूजन से एग्जाम में नहीं आए। तो अभी तो सर आप कह रहे थे कि आप जो होता है वो सारे सब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु या व्हाट रखते हैं। हु या व्हाट रखते हैं तो वो कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। अल्टीमेटली फिर आप कहते हैं कि यहाँ तो आईएनजी है, आईएनजी तो वर्ब में लगता है। तो ये क्या कलेश है कि यानी कि वर्ब भी कहीं ना कहीं, जबकि वर्ब का काम अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले आप कह रहे थे वर्ब कर्ता का कार्य बताएगा और या फिर कर्ता का टेंस के निर्माण करेगा, जो कार्य है उसके टेंस का निर्माण करेगा। ये 2 चीजें आपने बताई, बट यहाँ तो ये तो खुद नाउन की जगह बैठा हुआ है। तो इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे। अगला है व्हाट आर डिफिकल्ट टू कैच, ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट। तो हमारा सब्जेक्ट चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हमने आर लिखा। फ्लाइंग जो है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के अर्थ में जोड़ रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये भी वर्ब से बना आईएनजी। तो इस 2 सेंटेंसेस को पढ़ने से हमारे सामने एक पर्सपेक्टिव और निकल के आता है, एक नई थोड़ी सा हमारे सामने एक पहलू, एक डायमेंशन और निकल के आता है। वो ये है कि वर्ब जो है ना भैया वो शायद कार्य बताने के अलावा भी कोई और कार्य भी करती है, या टेंस का निर्माण करने के अलावा भी कोई और कार्य करती है। तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऐसा आईएनजी वाला शब्द जो नाउन की जगह बैठा हुआ है उसको हम बोलेंगे जेरंड, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और ऐसा आईएनजी वाला वर्ड जो एडजेक्टिव का कार्य करता है उसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब जो आपका मूल काम जो है उसका
जो टेंस का निर्माण करना और सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करने के अलावा अगर अन्य कोई कार्य करती है तो उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। यानी जो वर्ब है वो मूल रूप से दो कार्य करती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो वर्ब की फर्दर कैटेगरी भी होती है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा वो जरा देख लेते हैं। नाउन की स्थिति का अध्ययन हम कर रहे हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस में 4 स्थितियों में आता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। तो ये 4 स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति है वो है सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में हम सब्जेक्ट का अध्ययन करें उससे पहले एक चीज़ हमने कहा कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट होता क्या है और सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति क्या होती है। तो हमने देखा कि भैया सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट हिडन हो सकता है जो यू होता है, और उसके बाद आता है जो कार्य स्वतः होते हैं, यानी जिनमें डोर या कर्ता या सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें हम ग्रामेटिकल या डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, सब्जेक्ट पार्ट में जितने भी शब्द होते हैं वो सारे सब्जेक्ट नहीं होते, उनमें कोई एक शब्द या एंड से जुड़ा शब्दों का समूह होता है। उसको पता करने के लिए वर्ब से हु या व्हाट रखते हैं। हु या व्हाट नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं। मूल रूप से नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जो सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं। अगर आईएनजी लग के अगर कोई शब्द सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे जेरेंट, और आईएनजी वाला शब्द अगर नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो हमने जब ये देखा ये बड़े वाले सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है इसमें हु या व्हाट रखने से हमारे पास जो आंसर आया था वो हैज़ के बजाय हैव आया था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चेंजेस है, उसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। तो हु या व्हाट रखने से जो आंसर आएगा पूरे के पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की यही की है। आप वर्ब से पहले क्या या कौन रख के सेंटेंस को पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव केस का जो सिद्धांत है वो पढ़ते ही इस सेंटेंस में, ये जो पहले वाला सेंटेंस है इस पे एक बार हम दोबारा आएंगे और देखेंगे कि देखिए कितना आसान होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को समझते हैं। तो इस तरीके से किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे कार्य करना उसका सब्जेक्टिव केस में होना कहलाता है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राम राम साहब।